बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज का शीर्षक है हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड में पाठ 5 पर आधारित प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उत्साह। उत्साह क्या है? उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासेजन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। ठीक है, कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही विद्यमान है पूरी कविता में। अब यहाँ आइए हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो कवि ऐसा इसलिए कहता है बच्चों कि कवि बादलों की गर्जना को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, और यही प्रतीक मानकर प्राणी मात्र में एक विशेष प्रकार का जोश, उत्साह भर देना कवि चाहते हैं। मनुष्य की कल्पनाएं ही उसके लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होती हैं। ठीक है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति, विनाश, विप्लव का प्रतीक मानता है। कवि निराला जी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसीलिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? पूरी कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो बच्चों यहाँ आप देखिए कि उत्साह से तात्पर्य होता है क्या? जैसे उमंग या जोश, उत्साह का अर्थ होता है प्रायः। ठीक है, जोश या उमंग, उत्साह का तात्पर्य होता है। तो ये जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है, इस प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए कवि ने रखा है या इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि निराला जी ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। और देखिए, एक तरफ तो उन्होंने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है और दूसरी तरफ उत्साह सामाजिक क्रांति या बदलाव के फलस्वरूप लोगों में छाए जोश के लिए व्यक्त हुआ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? पूरी कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बच्चों, निराला जी की कविता उत्साह जो है, ठीक है, यह कविता में, पूरे कविता में यह बादल शब्द उत्साह, नवजीवन, इच्छा शक्ति, विनाश और क्रांति, विध्वंस, नई कल्पना, क्रांति चेतना आदि के अर्थों की ओर संकेत करता है। पूरी कविता में यह दृष्टव्य है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। तो बच्चों, इस पूरी कविता में देखिए, आते हैं कविता पर। कविता में उत्साह, जो निराला जी की कविता उत्साह है, इसमें जैसे देखिए, घेर घेर कविता में आया है ना, घेर घेर घोर धाराधर ओ, पूरी कविता में हमने आपको पढ़ाया है और इसका भावार्थ हमने समझाया है। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पूरी कविता में उत्साह में घेर घेर घोर धाराधर ओ और ललित ललित, विकल विकल, विकल विकल, विकल विकल और ललित ललित में यहाँ उन्मन थे, उन्मन आदि शब्दों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इन शब्दों से कविता में खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हुआ है। कविता एक नई दिशा की ओर अपना ध्वन्यात्मक प्रभाव महसूस कराती है। ठीक है, जो ये शब्द प्रयोग हुए हैं कविता में, इनके प्रयोग से कविता में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हुआ है। अब बच्चों, आइए देखते हैं जो दूसरी कविता थी, अट नहीं रही है। ठीक है, अट नहीं रही है, इस पर आधारित जो प्रश्न है उनका उत्तर देखते हैं। तो इसमें
अट नहीं रही है, ये अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन को की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है जब मन प्रसन्न हो। कवि के कहने का तात्पर्य है यहाँ इस कविता में कि जब मन प्रसन्न होता है, ठीक है, तो हर तरफ सौंदर्य और उल्लास ही दिखाई पड़ता है। फागुन का शाही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है यहाँ कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। कविता में आई जो पंक्तियाँ हैं, ठीक है, उनमें से कौन कौन सी पंक्तियाँ पढ़कर यह धारणा जो है पुष्ट होती है, स्पष्ट होती है कि छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। तो बच्चों इसमें होगा इसका उत्तर कि पूरी कविता पढ़ने पर कविता की कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जिनको पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। जैसे देखिए, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ से तुम, और कहीं सांस लेते हो, और है पर कर देते हो। इन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो आँख है वो फागुन मास की प्रकृति की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि फागुन के महीने में प्रकृति की सभी चीज़ों पर एक अजीब सा सौंदर्य छा जाता है। मतलब जब फागुन का महीना लगता है, ठीक है, तो प्रकृति की सभी चीज़ जो होती है, प्रकृति की सभी चीज़ मतलब जैसे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, ठीक है, ये सब जो होती है, इन सब पर एक अद्भुत सौंदर्य छा जाता है, ठीक है। फागुन की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और उल्लास को देखकर कवि का मन अत्यंत ही खुश हो उठता है, ठीक है, एकदम प्रसन्नचित हो उठता है कवि का मन इस सौंदर्य को लगातार देखते रहना चाहता है, बिना पलक झपकाए हमेशा देखते रहना चाहता है। इसी कारण कवि की आँख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है, ठीक है, उसी पर अटकी हुई है, उसी को देखने के लिए लालायित है। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? तो ये जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में, इस कविता में इसका उत्तर होगा कि इस कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, ठीक है, पत्तों से लदी पेड़ों की डालियों, जो हरी भरी पत्तों से लदी पेड़ों की डालियां हैं, और पक्षियों की लंबी आकाश को छूने की उड़ान है, पर कर देने वाली हरियाली और लालिमा युक्त प्रकृति, फूलों के चारों ओर बिखरी हुई सुगंध जो है, जो घर घर भर देती है अपनी सुगंध से, ठीक है। प्रकृति की एक एक जगह का आकर्षित सौंदर्य आदि रूपों में किया गया है, ठीक है। प्रकृति की एक एक जगह का, हर जगह का जो सौंदर्य है वो आकर्षित रूपों में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है बच्चों, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन की ऋतु बाकी ऋतुओं से अलग होती है। फागुन मास कवि के कहने का तात्पर्य है कि फागुन महीने की जो ऋतु होती है वो अन्य महीने की ऋतुओं से अलग होती है। क्यों? क्योंकि फागुन का महीना अंग्रेजी महीने में फरवरी का महीना होता है, और इस महीने में चारों तरफ मादकता अर्थात मस्ती ही मस्ती छाई रहती है, ठीक है। पकी हुई फसलें सभी का मन मोह लेती हैं। फरवरी के महीने में देखिए फसलें पक जाती हैं, तो ये पकी हुई फसलें सबका मन मोह लेती हैं, और चारों तरफ सुगंधित हवा का संचार होता है। क्यों?
चारों तरफ सुगंधित हवा का संचार होता है, हर जगह सुंदरता और उल्लास के दर्शन होते हैं। ठीक है, चारों तरफ प्रकृति की छटा, सुंदर छटा देखने को मिलती है। सुंदरता और उल्लास के दर्शन चारों तरफ होते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के कारण सभी का मन हमेशा खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। ऐसा सुहावना मौसम वर्ष में केवल फागुन के महीने में ही आता है, अतः ये सभी बातें अन्य ऋतुओं से भिन्न होती हैं। अन्य महीनों से में जो ऋतुएँ आती हैं उनसे ये सभी बातें भिन्न होती हैं। ऐसा मौसम और किसी महीने में नहीं आता है, सिर्फ फागुन के महीने में ही आता है। 5वां प्रश्न है बच्चों, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं इन कविताओं के आधार पर लिखिए। इन कौन सी कविताओं के आधार पर? इन कविताओं के आधार पर मतलब कौन सी कविताओं के आधार पर? जैसे पहली कविता थी उत्साह और ये दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। ठीक है बच्चों, हमने आपको कविता पढ़ाते समय ही काव्य सौंदर्य में काव्य शिल्प की विशेषताएं बताया है। फिर भी यहाँ प्रश्न है तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि यहाँ पूरी कविता में, ठीक है, भाषा में अलंकारों का सुंदर प्रयोग होने से, भाषा में अलंकारों का प्रयोग होने से निखार आ गया है। ठीक है, कविताओं में जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, कहीं उपमा अलंकार, ठीक है, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे देख लीजिए, घेर घेर घोर गगन और विकल विकल में देखिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, पाठ पाठ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार से पूरी कविता में जगह जगह पर सुंदर प्रयोग हुआ है अलंकारों का। और बच्चों, कवि ने काव्य में समाज प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। पूरी कविता में कवि ने समाज प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। भावानुकूल शिल्प प्रयोग पूरी कविता में देखने को मिलता है। कोमलता और कठोरता दोनों का समन्वय इस कविता की भाषा में हुआ है। सुंदर शब्दों के प्रयोग से कविता में संगीतात्मकता विद्यमान है। जैसे विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद वे सकल जन। कविता का शिल्प नाद सौंदर्य उत्पन्न करता है। नवीन शब्दों के प्रयोग से कहीं कहीं अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, किंतु शैली की लाक्षणिकता कविताओं की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, पूरी कविता में देखिए आप तो जगह जगह पर सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ, कहीं अनुप्रास अलंकार का, कहीं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का, कहीं रूपक अलंकार का, उपमा अलंकार, रूपक ने उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर जो हमने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा।